बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम सिटी एच एन में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। मंडे है जी और काफ़ी हैपनिंग्स हमारे इर्द गिर्द आजकल चल रही हैं जी। शहर में उर्स तकरीबात का सिलसिला जारी है। 3 रोज़ा उर्स तकरीबात जिनका कल से बाकायदा आगाज़ हो चुका है। तो ज़ायरीन बहुत बड़ी तादाद में जो है मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने के लिए आ रहे हैं, तो ज़रूर आइए। लेकिन साथ ही साथ जो बहुत ज़रूरी चीज़ अभी मेरे सामने डेंगू कोरोना की अपडेट्स मौजूद है, जिसको देख के बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। तो आप लोग जहाँ कहीं पर भी जा रहे हैं, बाज़ारों में, मार्केटों में, अपने कारोबार पर, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आपकी सेहत जो है वो अच्छी रह सके। तो आज के प्रोग्राम में कुछ स्पेशल खबरें भी डिस्कस करेंगे, हमारे सेगमेंट्स भी शामिल होंगे और साथ ही साथ दाता की नगरी में दाता के उर्स की जो तकरीबात हैं इस पर भी हमने बात करनी है। तो हमारा स्पेशल सेगमेंट प्रोग्राम में आगे चल के होगा। सबसे पहले आगाज़ करते हैं आज के मौसम की सूरत हाल से। मायदा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बाहर, उनसे जानते हैं मौसम कैसा है शहर का। मायदा बताइएगा, आज मौसम दिन भर कैसा रहने वाला है? इस वक्त मौसम कैसा है? बिल्कुल है ना, अगर बात करें लाहौर के मौसम की तो लाहौर में सूरज और बादलों में आंख मिचौली का सिलसिला जारी है, क्योंकि सितंबर का एंड भी होने वाला है। मौसम में पहले जो है वो थोड़ी बेहतरी नज़र आती थी, लेकिन अब जो है सूरज लाहौर पर जो है वो छाया हुआ है। कभी बादल आ जाते हैं, कभी सूरज जो है वो अपनी तपिश दिखाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हबस भी महसूस की जा रही है मौसम में और तपिश भी देखने में नज़र आ रही है। सितंबर का एंड होने वाला है। पहले ये होता था कि लोगों के घरों के एसी जो है वो सितंबर के एंड पर मौसम बहुत खुशगवार हो जाता था, ठंडक महसूस होती थी, तो एसी जो है वो घरों के बंद हो जाते थे, सिंपल एक पंखा चलता था। लेकिन अभी उसी तरह से रूटीन, जैसे गर्मियों में एसी चलते थे उसी तरह से जो है अभी भी एसी चल रहे हैं। हवा में जो है वो गर्मी भी महसूस की जा रही है, तपिश भी है, हबस भी है। और इसके साथ अगर हम बात करें महकमे मौसमियात की, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड की गई है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड की गई है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी की तनासुब की बात करें अगर हम, तो 80% वो भी रिकॉर्ड किया गया है। पहले ये प्रेडिक्शन की गई थी कि पिछले हफ्ते जो है वो मौसम खुशगवार हो जाएगा, बारिशें होंगी और मौसम में बेहतरी देखने में नज़र आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस हफ्ते में जो है आइंदा दिनों में भी यही प्रेडिक्शन की जा रही है कि 40 से 80% जो है वो बारिश के चांसेस बताई जा रहे हैं कि मज़ीद बारिशें होने की वजह से मौसम भी खुशगवार हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कि मौसम खुशगवार होता है या इसी तरह से धूप जो है वो अपना बसेरा लाहौर पर किए रखती है। और मैं साथ ये भी बताते चलूँ कि मौसम क्योंकि थोड़ा खुशगवार भी होने की तरफ आ रहा है, तो लाहौर में सुबह जो है वो स्मोक भी देखने में नज़र आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मायदा, आपने मौसम की सूरत हाल से हमें अपडेट किया। अब हम बढ़ रहे हैं जी आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। पहली खबर हमारे पास है जी, पंजाब हुकूमत का शोबा हेल्थ के लिए अहम इकदाम, 1000 नर्सें भर्ती करने का फैसला किया गया है। इसके बाद जी अगली खबर है, शहर में डेंगू के वार जारी हैं, मरीजों की तादाद आपके साथ आगे चल के डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगली खबर, झूठे मुकदमात में फंसाने वाले जेल जाएंगे। और उसके बाद जी मनशियात सप्लाई करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। ये आज की तमाम खबरें हैं और इनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल चाल है आपके? भट्ट साहब, पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं और पहली खबर हमारे पास है जी, अच्छी खबर कहा जा सकता है अनटिल और अनलेस इस तरह की खबरें हमें जब नज़र आ रही होती हैं अखबारात में कि ये फैसला कर लिया गया है और फिर मरीजों का अस्पतालों में जो हाल है हम अक्सर आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। 1000 नर्सें भर्ती की जाएंगी, अस्पतालों की इंतज़ामिया और मरीजों की सुनी गई। अब ये तो जब भर्ती होंगी, लेकिन फिलहाल प्लानिंग की जा रही है। बट सब क्या कहेंगे? ये वैसी भर्ती होंगी जैसे वो नवाज शरीफ वाले केस के अंदर वो चौकीदार और वो जो टेक्नीशियन है वो इंदराज भी कर रहा था, और ये वैसे भर्ती की जाएंगी, वैसी भर्ती होगी। अच्छा, मुझे अस्पतालों की ओवरऑल सूरत हाल तो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते रहते हैं, कितना ज़रूरी है अस्पतालों में नर्सेज का किरदार। मेरे ख्याल से डॉक्टर्स से भी अहम होता है, क्योंकि वो वहाँ पर 8 घंटे की ड्यूटी पर मौजूद होती हैं और जब भी खुदा न खास्ता किसी मरीज को प्रॉब्लम है, नर्स नहीं आना है, डॉक्टर ने तो अपनी ड्यूटी टाइम पर आना है, वो भी अगर माजरत के साथ उनका दिल करेगा तो। देखें, कोरोना का जब सारा इशू स्टार्ट हुआ तो फ्रंट लाइन पे कौन था? बिल्कुल फ्रंट लाइन पे नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ था। डॉक्टर्स तो ऐसे अल्लाह माफ़ करे कि वो बाहर ऐसे बैठते थे कि जिस तरह वो अंदर एंटर होंगे तो उनको कोरोना पकड़ लेगा।
मरीजों के पास कौन जा रहा था? नर्सेज जा रही थी, पैरामेडिकल स्टाफ। और अब डेंगू में भी इन्हीं नर्सेज की जरूरत है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ तरबियत की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल। आप हॉस्पिटल्स के अंदर जाएं, इस तरह का बिहेव किया जाता है, शायद ये कह लें कि उनसे जो ड्यूटी आवर्स आप ज्यादा लेते हैं। आप नर्सेस की बात कर रहे हैं, मैंने डॉक्टर्स के रवैये खुद देखे, मैं आई विटनेस हूं। मैं तो भुगत चुका हूँ ना, मैं तो भुगत देखे, मैं वही बात करूंगा जो खुद जिसका तजर्बा मैंने किया होगा या जाके देखा होगा। डॉक्टर्स के रवैये, पैरामेडिकल स्टाफ के रवैये, ये चेंज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अना। उसकी रीज़न ये है कि मरीज़ का मर्ज जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन अगर डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ उनके साथ नरमी के साथ बात करे, मैं आपको बताऊं, आधी बीमारी ना उसकी कट जाती है। लेकिन जब आप अंदर एंटर होते ही जो है वो लाठ मार दें, इस तरीके से बात करें कि मरीज तो मरीज, उसके साथ आया हुआ जो बंदा, लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, इसी वजह से ना कि आप बेचारे, अब मरीज और उसके साथ जो उसका अटेंडेंट होता है वो उस टाइम इतने परेशान होते हैं, आपको एक चीज 10 दफा पूछना भी पड़ जाती है। आप परेशानी के सालन में अगले बंदे को ये चीज भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए, लेकिन वो जो आगे से रवैया है, एग्जैक्टली वो बड़ा मैटर करता है। आप भर्ती करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माजरत के साथ पता नहीं भर्तियां कितने हो रही हैं, मैनू समझ नहीं लगती पई हैगी। जिस दिन की गवर्नमेंट आई है ना, ही इतनी नर्से भर्ती की जा रही हैं, इतना पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती किया जा रहा है, और यार जो पहले भर्ती किया गया वो हुण तक गया किथे, ऐ नहीं समझ लगती पई। जरूर भर्ती होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मैं फिर इस बात पे जोर दूंगा कि आप इन नर्सिस के, नई भर्ती होने वाली नर्सिस की, पैरामेडिकल स्टाफ की, इस बात की भी तरबियत जरूर करें कि जो मरीज है। अच्छा जी, ये बट साहब आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन मुझे साथ ही साथ एक और चीज भी है, ये जब भर्तियां होती हैं ना, तो वो सो कॉल्ड जो हमने हुकूमत का नारा मेरिट का सुना था ना, उसकी भी बहुत धज्जियां उड़ाई जाती हैं। किस जगह पे नहीं धज्जियां उड़ाई जाती? फिर सिफारिशी लोग आते हैं, किसी को एक्सपीरियंस नहीं होता। ये पॉइंट है या नहीं? ऐसा होता ही बिल्कुल है। आप देखें, मेरी बात सुने, किसी भी शोबे में चले जाएं, हुकूमत साजी के शोबे में चले जाएं, ऊपर से लेके नीचे तक आ जाएं, यानी कि मरकज से लेके वफाक से लेके, मेरा ख्याल है इशारा ही काफी है, नीचे तक आ जाएं। आप मुझे बताएं कि मेरिट आपको नजर आ रहा है? लेकिन बट साहब, यहाँ तो सेहत से जुड़ी चीजें हैं ना सर, मेरी बात सुने। और फिर अफसोस के साथ जो लोग डिजर्व करते हैं, जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, प्रॉपर जिन्होंने ट्रेनिंग ली होती है, पढ़ाई, वो फिर बेचारे मुंह तक। सर, मेरिट हर हुकूमत कहेगी हम हर चीज मेरिट पर करेंगे, पर मेरिट पर नहीं होती है, नहीं होती भी नजर। आप मेरिट पे कह लें कि 100 में से सिर्फ 10% या 5% जो है मेरिट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसके अलावा कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। आप जितना मर्जी कर लें, ये 1000 नर्सें हैं ना, मैं आपको यकीन कर बताऊं, इसके अंदर से आधे से ज्यादा जिनसे है ना वो कोटे होंगे। फलां मैंने तो इन्ना कोटा, यार मेरे हल्के चो एनी नर्सा, मेहरबानी करो भर्ती कर लो। फलां कहेगा मेरे इतने, यानी कि ये सारा असर रसूख होगा। काबिलियत उनकी भी होगी, मैं ये नहीं कहता हूँ काबिलियत नहीं होगी, काबिलियत थोड़ी बहुत तो होगी ना, लेकिन मेरिट कहाँ पे गया? मेरिट आपको नजर नहीं आएगा। ऊपर से लेके नीचे तक आप आ जाए, हुक्मरानों से लेके किसी भी इदारे के अंदर आप आ जाए, आपको मेरिट नाम की किसी, अगर मेरिट होता ना तो मैं तुम दसा फिर मैं हूँ वड्डी गल कर रही, फिर यह हुकूमत ना होती, कसम खुदा दी। 3-3.5 साल दे विच इस हुकूमत ने ऑनेस्टली मेरिट की जो धज्जियां खेड़ी है ना, मैंने ना किसी गवर्नमेंट के दौर में नहीं देखी। आप इस गवर्नमेंट को जाने दें, इसके 5 साल पूरे होने दें, अगली जो गवर्नमेंट आएगी, वैसे तो 5 साल पूरे मंगते पेगे ने। लतीफा मेरे को बड़ा जबरदस्त है, पर मैं सुनावांगा नहीं, फेसबुक पे बड़ा गर्दिश करेगा, अगला कहता 5 साल होर मंगदा पे। नहीं, क्या अब हमने जो तरजीहात सुनी थी उसके बिल्कुल बरक्स काम होता देख लिया, लोग परेशान हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अभी तो फिलहाल इसका फैसला किया गया है, बट सब साल हर साल के फैसले भी ले जाते हैं, तो क्यों हम जब कहते हैं कि सेहत हमारी तरजीहात है, तो इस तरह के फैसलों को कागजों तक फिर इस पर कुछ इम्प्लीमेंट होना है, फिर ये पास होगा, फिर नर्सों का कोटा आएगा, फिर उनमें से सिलेक्शन होगी, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। देखें, ये प्रोसेस ऐसा ही, आप देखें ना, जब ये हुकूमत आई थी, इसने कहा मेरिट की आपने बात कर ली, इसने कहा हम घर बना के दे रहे हैं, हमारी सेहत तरजीह है, फलां भी तरजीह है। अभी तक कोई एक भी किसी चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ आपको नज़र आया? हर हुकूमत, ये इस तरह के जितने काम होंगे ना, आप ये देखिएगा, जब इलेक्शन ईयर के अंदर
जो भी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट नहीं, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन ईयर के अंदर दाखिल हो जाएगी, उस वक्त काम की स्पीड तेज हो जाएगी। अगर ये अभी से करके देना शुरू हो जाए तो आप मुझे बताएं फिर ये लोगों के पास जाके क्या कहेंगे, लोगों को किस तरह बात करेंगे। यानी कि हर चीज जो है वो इन्होंने आराम आराम से करनी है, इको दफा नहीं ना रोटी बंदे दे मुंह च सुट देनी, ढिड च पा ला बई ए बिरयानी भी तू हुणी खा ला, ए रोटी भी हुणी तू खा ला, वहां चिकन कौरमा भी तू हुणी खा ला, ए नाल चाह भी हुणी तू पी ला। सर आराम आराम से आपको पहले बिरयानी खिलाई जाएगी, फिर आपके सामने कोफ्ते, अंडे, रोटी बाट है ना, तो सवेरे सवेरे इस तरह की चीज़ है। ये भी इसी तरीके से है, ये आराम से करेंगे काम। पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं हम मेडिकल शोबे के अंदर जनाब इतनी नर्सिस भर्ती कर रहे हैं, इतना पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती हो गया। आप मुझे बताएं किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, कुछ नजर आता है आपको? बिल्कुल नहीं है। वहां पे एक एक बेड के ऊपर जो है वो 4-4 मरीज पड़े हुए हैं, बिल्कुल 4-4 मरीज पड़े हुए हैं। और डॉक्टर पे आपकी नर्सों का एटीट्यूड जो है वो आपके डॉक्टर्स से भी ज्यादा है। डेफिनेटली सर, ये देखें ये चीजें सारी मैटर करती हैं। आप भर्तियां करें, आप जो मर्जी करें यार, आप कोटे के ऊपर ले आए, लेकिन जो भी लाएं उनको कह को इंसान का बच्चा बने, इंसानों का ट्रेनिंग के साथ जो उनका काम है कम से कम उनको वो सिखाया, इंसानों का रवैया अपनाएं। चलिए जी, ये इकदाम जब भी उठाया जाए इसकी अशद जरूरत है अस्पतालों में। और साथ ही साथ हमने जो चीज जिस पर बहुत ज्यादा बटसाब दिया कि प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आनी चाहिए नर्सेज, क्योंकि डॉक्टर से ज़्यादा नर्स ने अपने अटेंडेंट के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। तो अगर नर्स अच्छे तरीके से अटेंड करेगी तो मरीज़ की तो आधी से ज़्यादा सेहत जो है वो उसी टाइम बहाल हो जाती है। डेंगू की मौजूदा सूरत हाल डिस्कस करेंगे, कोरोना अपडेट भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमने फिलहाल जाना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एहतियात कितनी ज़रूरी है। हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खबर यह है कि डेंगू बेकाबू होता चला जा रहा है और 81 यानी 81 मरीज अस्पतालों में आ गए हैं। तादाद 905 तक पहुंच गई है। अब ये खौफ की अलामत बनता जा रहा है। बट सब क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना के बाद अब डेंगू इस वक्त सबसे बड़ा हमें जो चैलेंज आ रहा है ना वो डेंगू का, और सिम्टम्स ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। आपको बुखार चढ़ है, जिस्म में दर्द हो रही है, लोगों को पता नहीं चल रहा कोरोना टेस्ट कराना है डेंगू टेस्ट कराना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगरचे गवर्नमेंट की जो मुख्तलिफ इंतज़ामी टीमें हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो डेली बेसिस पे मैं देख रहा हूँ कि वो विजिट भी कर रही हैं, लेकिन ये उस तरीके से मौसर साबित नहीं हो रहा कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत के अंदर था कि डेंगू के ऊपर काबू पाने के लिए जिस तरीके से उनकी टीमें जो है वो मुतहरिक हुई थी, वो हमें वो चीज़ हमें ना नज़र नहीं आ रही। मुझे ये समझ नहीं लग रही कि हुकूमत इस चीज़ को क्यों इतना गैर संजीदा ले रही है, क्योंकि अलामात देखें आप सेम है दोनों की। अब अगर हॉस्पिटल्स के अंदर जाएंगे, आप टेस्ट करवा लेते हैं ना, आप डेंगू के पेशेंट को वहाँ पे रख सकते हैं जहाँ पे कोरोना है, और जहाँ पे कोरोना का पेशेंट है ना वहाँ पे डेंगू का पेशेंट रख सकते हैं। और दोनों मरीजों की इम्यूनिटी इस कदर कॉम्प्रोमाइज होती है कि आप उस पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल। और देखें, जो इसके ऊपर आपको कंपेन चलानी चाहिए थी वो कंपेन भी हमें किसी जगह पे नज़र नहीं आ रही है कि जिस तरह साबका हुकूमत के दौर में चलाई गई कंपेन, लोगों को बताया गया कि ये चीज़ें डेंगू की अलामात हैं, इन चीज़ों को आप ज़रा एहतियात करें, वो हमें किसी जगह पे भी ना नज़र नहीं आ रही हैं। ऊपर से बारिशों का सीज़न है, आपको पता है हफ्ते में एक आध दफ़ा डेफिनेटली बारिश जो है वो ज़रूर हो रही है। और सोने पे सुहागा ये कि वो एक हफ्ता अगर बारिश हो जाए 3-4 दिन पानी नहीं कहीं जाने वाला। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। और आप ये देखें यानी कि शहर के अंदर भी बड़े बड़े प्लॉट्स ऐसे मौजूद हैं, शहर से बाहर भी हैं, जहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है फिर वो पानी निकलता नहीं है। ऐसे डेंगू लार्वा बनता जा रहा है। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट कम से कम हेल्थ के मामला के ऊपर वो बार बार कहती है जी हम बड़े इसके ऊपर वो विलिंग है, हमारी तरजीहात में शामिल है। तरजीहात नज़र नहीं आती, लेकिन कुछ खुदा का खौफ खा लें, कुछ तो कर दें यार, कुछ तो किसी तरफ तो ये आवाम के लिए कोई सहूलत पैदा करें। लेकिन उम्मीद तो नहीं है, फिर भी मैं उम्मीद ही जाहिर करूंगा। जब भी ये खबर डिस्कस करती हूँ मैं कहती हूँ कि डेंगू हमारे पास कोई नई चीज़ नहीं है, इसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और फिर जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, आपको सर्वेलेंस बेहतर करने की ज़रूरत है, आपको लोगों को बार बार याद दिलाने की ज़रूरत है। हमें कहीं पर पब्लिक सर्विस मैसेज नज़र नहीं आ रहे हैं
घरों में चेकिंग उस तरह से नजर नहीं आ रही है, तो ये ना हो कि एक दफा कोरोना की तरह ये फिर खौफ की अलामत बन देखिए, या तो ये कोई नई चीज हो ना, हम इसके तजर्बे से गुजरे ना हो, हमें इन चीजों का पता ना हो, तो चले फिर भी कोई थोड़ी बहुत मार्जिन बनता है कि यार अच्छा साढ़े वैसे नवी चीजें की है अनुवेहने पे। एक चीज जिसके ऊपर लोगों ने हमारे से आके, दूसरे ममालिक ने डेंगू वाले इशू के ऊपर हमारे से आके चीजें सीखी कि इसको किस तरह कंट्रोल करना है, वो अब हम जो है उस चीजों को पसे पुश डाल रहे हैं। आई डोंट नो आप एग्री करते हैं नहीं करते, मैं इसको पिछली हुकूमत का क्रेडिट भी कहना चाहूंगी। बट साहब जिस तरह इफेक्टिवली शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि हमने काफ़ी शोज किए हैं और ख़ुद ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब भी कहते हैं कि सुबह 6 बजे हमें कॉल्स आना शुरू हो जाती थी कि आप लोग पहुंच जाएं और आपने सारा जो है मीटिंग्स अटेंड करनी है। और सुबह 6 बजे से वो कहते हैं हमारा काम स्टार्ट होता था, 7-8 बजे तक हम लोग मीटिंग्स और अस्पतालों में जाके चेक एंड बैलेंस रख रहे होते, और वाकई वो उनकी एफर्ट नजर भी आ रही थी। बट साहब बिल्कुल, देखिए जिस चीज़ का क्रेडिट अगर किसी गवर्नमेंट के पास है तो उसको, साबका गवर्नमेंट के पास है तो उसको ये देना चाहिए, इससे मुंह नहीं फेरना चाहिए। अच्छा, दूसरी इसके अंदर एक चीज़ और भी आ जाती है, जो 2 नाम आपने लिए, मैं ज़ाती तौर पर भी इनको जानता हूँ, यानी कि अपने काम के साथ जो है ना आपको बड़ा सिंसियर होना पड़ता है। अगर आप जिस तरह आप या मैं अपने काम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, हम अगर अपने काम के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो हम लोगों को बेहतरीन चीज़ दे सकेंगे। हम बेहतरीन, अगर वज़ीर सेहत जो है वो अपने काम के अंदर अच्छी तरह इन्वॉल्व होगी, वो एक चीज़ को पकड़ेंगे तो वो लोगों को अच्छा सर्व कर सकेंगे। लेकिन अगर आपकी सिर्फ बातों तक तरजीहात होंगी और आप उससे आगे जाने की सोचेंगे नहीं और कहेंगी अच्छा यह चीज़ चुके ना मेरा आज कैमरा मैन तो सुट दे, मेरा आज कैमरा मैन करेगा, अच्छा यह चीज़ चुके जड़ा है ना वसीम तो सुट दे, वसीम करेगा। जब आप इस तरह के काम करेंगे ना और फिर चेक एंड बैलेंस भी नहीं रखेंगे तो फिर मामला ख़राब होते हैं। वो चेक एंड बैलेंस रखते थे, इस गवर्नमेंट के दौर में चेक एंड बैलेंस का तस्वर तक कोई मौजूद नहीं है, सिर्फ कागजी कार्रवाई है। और मेरे ख्याल से कोई स्पेशल टास्क भी अपने किसी स्पेशल वज़ीरा को बंदा दे देता है और उनसे रोजाना नहीं वो टास्क मिलते हैं, इसमें कोई वो ऐसी चीज नहीं है, टास्क मिलते हैं। हर वजीर जो है, हर एमपी जो है अपने अपने इलाके में ख्याल करेगा, पर वो ख्याल जो उनसे ना वो सिर्फ एक दिन का कोई होता है जिस दिन को फोटो सेशन करवाना होता है, उसके बाद वो आप ढूंढ ले वो कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। टास्क मिलते हैं, टास्क को कंप्लीट करना असल मकसद है, जो कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं कर रहा है। इस वक्त हर बंदा जो है वो सिर्फ एक चीज पे जुड़ा हुआ है कि यार अपने अगले इलेक्शन वास्ते किसी तरीके ना जड़ा है ना सीट पक्की कर ले। अब वो सीट किस तरीके से पक्की होगी वो उसके ऊपर मेरा मुंह मत खुलवाएं, वो फिर वो सियासत में चले जाएंगे। लेकिन इस मसले के ऊपर गवर्नमेंट को जितनी संजीदगी दिखानी चाहिए ना डेंगू के ऊपर, क्योंकि हमने कोई नई चीज़ नहीं करनी, फिर कह रहा हूँ हमने कोई नई चीज़ नहीं करनी है, हम इस चीज़ को भुगत चुके हैं, हमें पता है कि इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसको कैसे ख़त्म करना है। सिर्फ एक अच्छी कंपेन की ज़रूरत है, अच्छी इंतज़ामिया के साथ मार्केट में जाने की ज़रूरत है कि आपकी दुकान के ऊपर आज ये ताज़ा सब्ज़ी है, आप इसको ख़रीद लें। सिंपल मिसाल दे रहा हूं। लेकिन अगर आप ताज़ा सब्जी की बजाय बासी सब्जी रखेंगे और कहेंगे और ये तस्वर करेंगे कि लोग आके खरीद लेंगे, लोग नहीं खरीदेंगे। लोगों के पास आप जाएंगे, हमारा अलमिया ये है कि हमें लोगों के पास जाना पड़ता है, कहना पड़ता है, बावजूद इसके उनको पता होगा ना कन्नो फाड़ को कहना पड़ता ओ भाई ठीक कर काम, बिल्कुल फिर ही ठीक होता है। इस तरह कहने से, अखबारी बयानात देने से या सिर्फ एक डंग टपाऊ पॉलिसी से इस तरह मामला हल नहीं होते। और दूसरा खौफ ये आ रहा है कि जिस तरह आप कोविड के पेशेंट एक एक अस्पताल में बता रहे थे कि गंगाराम में इतने हैं, सर्विसेज में इतने हैं, अब जिस तरह जना में 6 हैं, 5 जनरल हॉस्पिटल में हैं, घुरकी और सर्विसेज में 4-4 हैं। अब मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें खुदा न खास्ता कोरोना की तरह हम हर रोज़ डेंगू के पेशेंट भी जो है वो अब बढ़ते हुए शेयर ना करें। खैर अभी अपडेट हमारे पास कोरोना की भी आई है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। कोरोना मरीजों की तादाद में भी शिद्दत आती चली जा रही है और हर गुजरते दिन के साथ मरीजों की तादाद बढ़ रही है। अपडेट के मुताबिक मजीद 353 मरीज जो हैं वो नए जिनकी तस्दीक हुई है और पॉजिटिविटी रेशो 9.7 तक पहुंच चुकी है। बट साहब ये बहुत खतरनाक फिगर है, 9.7 तक जो है वो केसेस, मुस्बत केसेस की शरह पहुंच रही है। अच्छा देखें, अभी केसेस ना अभी एक मरतबा फिर इसके ये बढ़ेंगे, पीक आएगी, ये पीक आएगी, बिल्कुल पीक आएगी। अभी आप देखें हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिनके अंदर किसी भी SOP का ख्याल नहीं रखा, बहुत मुश्किल। मैं कुछ चीज़ें शेयर कर देता लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं वो चीज़ें शेयर करूँ। ये अभी एक पीक और आनी है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पीक आनी है। बात यह है कि लोगों
मैं अब क्या कवा हूँ की कवा मैं तुझे दसो कोई भी एहतियात किसी भी साइड तो जी है नज़र नहीं आती जी फ्रैंकली ऑनेस्टली कि मैं ये कहूँ कि इस तरफ से जो है वो लोग जो है वो बात मान रहे हो नहीं, इस तरफ से भी नहीं मान रहे, इधर से भी नहीं मान रहे, इधर से भी नहीं मान, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस सिर्फ आप दुआ ही कर सकते हैं। और आखिरी हल हमारे पास दुआ ये कि अल्लाह पाक हमें इस वबा से और इस आफत से महफूज रखे। और ये सिर्फ दुआ का करम ही है कि आप महफूज हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, लेकिन साडा हाल कोई नहीं है जी, किसी जगह पे आप मुझे बताएं कोई एहतियात किसी जगह लोग अपने साथ खुद जो है वो मजाक कर रहे हैं। लोग जिस किसी ने मास्क पहना है उसका लोग मजाक उड़ाते हैं। किसी फैमिली गैदरिंग में आप चले जाएं, जो मास्क पहन के जाएगा हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा है कि जी हमारा अलमिया यही है कि हम किसी भी चीज़ को वक्ती तौर पर सीरियस लेते हैं और जब थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं हम कहते ओ गया जी, ओ मास्क पे आ जाए, ओ सैनिटाइजर पे आ जाए। किसी से पूछ लें सैनिटाइजर आया तेरे पास? जब पीक आई थी ना हर बंदा जेब में सैनिटाइजर लेके घूमता था, है हाथ मिलाने से भी गुरेज करता था। और यार परे 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 बिल्कुल अब भी इधर आते जफियां पै रही हैं, आते हाथ मिलते पे ने हैं, किसी को छींक आ रही है तो वो भी वैसे ही छींके मारी जा रहा है, खांसी आ रही है वो भी वैसे ही कर रहा है। यानी कि हम हर चीज को सिर्फ संजीदगी की हद तक लेते हैं तो सिर्फ एक वक्ती तौर पर, उसके बाद हम बिल्कुल रिलैक्स हो और यार कुछ नहीं होता, और यार किथे है कोरोना, कुछ नहीं होता भाईजान, और यार 2 पैनाडोल दी गोलियां खा ली। ये रवैया हमारा। और अगर कोई मास्क ला और की पाया ही मास्क और ला सांस की बीमारी फैल जाएगी और खांसी आएगी और बीमार हो जाएगा, बहुत बीमार हो जाएगा। यार इस तरह मत करें, अपने बच्चों का ख्याल करें, अपने घर के अंदर बूढ़े वालिदैन का ख्याल करें। कहने वाली थी कि बच्चों को तो उस तरह से इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपके घर में जो बूढ़े अफराद हैं और हर फैमिली में ये चीज है, बट सब ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा ये सर मैं कहता हूँ यानी कि आप अपने हाथ से अपने इन बुजुर्गों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। पहले घर जाते थे हम सबसे पहले जाके अपने कपड़े चेंज करते थे, पास नहीं किसी को आने देते थे कि यार ये कपड़े उतार के पहले बास्केट में फेंक दे फिर उसके बाद आना। हूं जाके आओ जी आ गए जी, मैं कम तो आ गया जी, अस्सलाम वालेकुम जी। और यार आप सलाम करें जो मर्जी करें, लेकिन अपने घर के अंदर अपने प्यारों का ज़रूर ख्याल करें। और मेरी फिर 10/10 सबसे गुजारिश है, अपने बुजुर्गों का अपने बच्चों का ख्याल करें। आप ही की वजह से ये बच्चे ये बूढ़े आपकी फैमिली महफूज है, अगर आप महफूज नहीं तो फिर कोई भी। बिल्कुल जी, अपने आप को खुद महफूज रखने के लिए आपको एफर्ट करनी है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डेंगू के अलामात हमने पूछनी है क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत ये कर रहे हैं कि जी बुखार हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रही है, तो किन लोगों को डेंगू का टेस्ट कराना है, किन लोगों को कोरोना का टेस्ट कराना है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब देखें जी इस वक्त जाहिर है पाकिस्तान में और खासकर लाहौर में जैसे मौसम बदल रहा है, सर्दियों से हम गर्मियों में दाखिल हो रहे हैं और वेपर प्रेशर हाई है और कोई सफाई का निज़ाम भी इतना कोई अच्छा नहीं है जिसपे हमें फख्र हो सके। तो जाहिर है डेंगू तो हमारे मुल्क में है, हम उन मुल्कों में शुमार होते हैं जहाँ डेंगू एंडेमिक है और ये सर उठाता रहेगा जब हम गर्मियों से सर्दियों में दाखिल होंगे या सर्दियों में गर्मियों से। तो ये तो एक मौसम और सफाई के साथ इसका डायरेक्ट ताल्लुक है और डेफिनेटली डेंगू के हम बहुत ज्यादा केसेस देख रहे हैं इस वक्त। देखें जो डेंगू के केसेस देख रहे हैं फॉर्चुनेटली वो माइल्ड हैं, लेकिन डेंगू की जो हमें समझ लगी है इन 10-12 सालों में वो ये है कि शुरू पे माइल्ड केसेस आते हैं, जब डेंगू का जब खत्म होने लगता है एपिडेमिक, जब उसका जो जाने लगता है, रुखसत होने लगता है, जब टेम्परेचर 18 से नीचे आ जाता है तो उस वक्त बहुत सीरियस केसेस आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त क्योंकि हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, अपनी सफाई सुथराई और जो हम बतौर मुसलमान कहते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है, घरों के अंदर घरों के बाहर दफातर में स्कूलों में फैक्ट्रीज हॉस्पिटल में, ये हमें इस्लाम का ये हिस्सा इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि हम लोगों की जानें बचा सकें। बिकॉज अभी आप देखेंगे महीने बाद अनफॉर्चुनेटली मोर्टेलिटी भी शुरू हो जाएगी, बल्कि हो चुकी है किसी हद तक। अब इसकी अलामात फ़र्क हैं कोरोना से, जो आपका सवाल था। इसमें अक्सर फेफड़ों की सोजिश नहीं होती, खांसी बलगम नज़ला जुकाम तो हो सकता है लेकिन खांसी बलगम इसका फीचर नहीं है, लंग्स के अंदर इनफिल्ट्रेट इसका फीचर नहीं है
और डेंगू में ज़्यादा जिस्म टूटता है, पसीना आता है और रैश हो जाती है एक पूरे जिस्म पे आपकी मैकुलोपेपुलर यानी लाल रंग की रैश हो जाती है। तो अगर ऐसी अलामात हैं तो आपको फौरन, अगर आपको बुखार है NS1 कराना चाहिए टेस्ट, और अगर आपका बुखार उतर चुका है तो फिर इसकी IgM, IgG डेंगू एंटीबॉडीज करानी चाहिए। ऑफकोर्स आप PCR भी करा सकते हैं डेंगू में, लेकिन वो भी बुखार के दौरान पॉजिटिव होगा। मैं ये बताता चलूँ जो मरीज सीरियस होते हैं डेंगू के, वो बुखार के साथ नहीं होते, बुखार के बाद होते हैं, कुछ 8 से 10 दिन बाद। इसलिए डेंगू की जो क्रिटिकल सिचुएशन जिसको हम कहते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर, वो बुखार के दौरान बिल्कुल नहीं होता, वो बुखार के बाद होता है। इसलिए हमें उन लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। जहाँ तक कोरोना का तल्लुक है तो उससे तो सबसे पहले तो हम उस मरीज से यही पूछते हैं कि आपको वैक्सीन लगी, नहीं लगी, कौन सी लगी, कब लगी। दूसरा, वो जो प्रेजेंट करते हैं वो ज़्यादा गला खराश और खांसी, बलगम, सूंघने की अहलियत का चला जाना और नज़ला ज़ुकाम और बाद में सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है। और जब ऑक्सीमीटरी करते हैं, क्योंकि वो तो बेसिकली फेफड़ों की बीमारी है, और जो डेंगू है ये एंडोथेलियम की बीमारी है, जो नालियों के अंदर टाइल से लगी होते हैं सेल्स, वो श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और इनकी दोनों इस वक्त हमारे माशरे में मौजूद हैं। तो इन दोनों का इलाज भी बिल्कुल टोटली मुख्तलिफ है। तो इसलिए जिसको भी शक है फौरी तौर पर मुस्तरद डॉक्टर को दिखाए, अपनी तशखीस कराए और फिर वो जो डॉक्टर कहता है वो फौरी तौर पे किया जाए। लेकिन मैं आपको दोनों बीमारियों में ये बता दूं, बुखार के दौरान दोनों बीमारियों में जो कॉमन चीज़ है वो आप ठीक रहते हैं। ऑब्वियसली बुखार के साथ दर्दें होती हैं, जिस्म टूटता है, पसीने आते हैं, सर दर्द होती है, वॉमिटिंग होती है, लेकिन बुखार आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। बुखार के बाद कोरोना के मरीज भी सीरियस बुखार के बाद होते हैं, और डेंगू के भी डेफिनेटली बुखार जब उतरता है डेप्रेवेशंस में जाके वो सीरियस होना शुरू होगा। सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खासी डिटेल में आपने जो है बताया, और ये चीज़ें डॉक्टर साहब से पूछने का मकसद ये है कि जिन लोगों को बुखार के साथ साथ ये अलामात हैं या कुछ ये अलामात महसूस कर रहे हैं, तो फौरी तौर पर आपने अपना डेंगू या फिर कोविड टेस्ट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर साहब की हिदायत, जैसा कि उन्होंने बताया है, जितना टाइमली आप पकड़ लेंगे उतनी जल्दी आपका इलाज शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, हमने ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगली खबर डिस्कस करनी है, झूठे मुकदमात में फंसाने वाले जेल कैसे जाएंगे। जेल चले जाएंगे फिर वापस भी आ जाते हैं ये लोग। खैर, ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद खबर अगली हमारे पास है जी। नए कानून की समरी भिजवा दी गई है और नए कानून के मुताबिक अब किसी भी किस्म का झूठा मुकदमा जिसमें किसी को फंसाने की कोशिश की जाएगी, वो शख्स जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। जी भट्ट साहब, पहले क्या ऐसा नहीं हो रहा था? यानी कि उन पुलिस वाला जेल जाएगा? यानी आपने सीधा उधर ही वार कर दिया? मैंने वार तो नहीं किया। तो इसका मतलब तो फिर ये ना पुलिस वाला जेल जाएगा, किस तरह होएगा पुलिस वाला जेल जाएगा? मैं तो यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो देखे, पहले तो आप मुझे पहले तो ये समझाने की जरूरत है इनकी तरफ से कि जो झूठे मुकदमात बनाते हैं, ठीक है, कौन बनाता है? कौन बनाता है? देखे, वो मिली भगत के साथ ही होते हैं ना। इशू ये है कि क्या आपका इन्वेस्टिगेशन निज़ाम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? किस तरीके से आप इस बात को जज करेंगे कि ये झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया? पहली चीज़ तो ये है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको ये फैसला करना है कि किस तरीके से झूठा मुकदमा, या तो आप सबसे पहले अपना इन्वेस्टिगेशन निज़ाम बेहतर करें। आपका फिर उसके बाद जहाँ पे केसेस जाते हैं वहाँ पे कई साल लटकते रहते हैं केसेस। आपको पहले इन चीज़ों को मजबूत करने की ज़रूरत है। ये अच्छी चीज़ है कि झूठे मुकदमात बनाने वालों को जेल भेजना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन सब इसके साथ साथ तहकीकात वाले शोबे को मजबूत करना ज़रूरी है। जब तक ये मजबूत नहीं हो, अगर ये आपका मजबूत हो जाए तो मैं आपको बताऊं, कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज जो है वो नहीं होगा, वो सिर्फ एप्लीकेशन से पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन से पहले रिजेक्ट हो जाएगा। अभी भी कई केसेस ऐसे हैं कि जो लोग भुगत रहे हैं, सालों साल से भुगत रहे हैं, यानी कि एंड क्या होता है? एंड जाके होता है जी, ठीक है जी, खारिज कर दे।
बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब समरी आप भेजेंगे, समरी कब मंजूर होके आएगी कोई पता नहीं है ये उदू तक गवर्नमेंट रहेगी नहीं रहेगी, अगली गवर्नमेंट आने वाली जड़ी गया है इस चीज़ को लेगी नहीं लेगी इसका कोई पता नहीं है। लेकिन मैं तो सिर्फ यही समझना पागा पर हर बंदे ने लॉलीपॉप हर साइड तो दे ही जा रहे हैं और इंसाफ तक लोगों की फराहमी व्हाट्सएप बहुत मुश्किल हो गई है सर। ये एक बहुत बड़ा, फिर झूठे मुकदमा तो आप साइड पे रखे ना, ये आपके एक तो किसी भी किस्म के आपने कोई गलत काम नहीं किया, आप पे मुकदमा बना दिया गया, उस पर जो इंसाफ की फराहमी के एक लंबा प्रोसेस होता है और इतना पैसा किसी का खर्च हो जाता है, गरीब का धक्के अलहदा से खाने पड़ते हैं। ये सिस्टम इस तरह से चलता आ रहा है, इसमें कोई बेहतरी की उम्मीद भी करना चाहे तो व्हाट्सएप नहीं नजर देखिए मैंने इसीलिए दबे लफ्जों में कहा क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात करूंगा तो मैं आपको बताऊं हो सकता है मैंने भी किसी मुकदमे छिपा के वो बुला लें उठे आ जाओ जी। ये फैक्ट है कि एक मुकदमा कोई ऐसा आप सही कह रहे हैं, ये कोई बड़ी बात भी अब नहीं रह गई हुई है। यकीन करें जिसको मर्जी आप जहाँ पे मर्जी जिस केस में मर्जी फंसा दें, सिर्फ पैसे लगा दें और उसके बाद जी कुछ भी हो सकता है। मैंने इसीलिए इशारा किया ना, मैंने क्या ये भी जाएंगे क्योंकि असल इशू वहीं पे खड़ा था। मुकदमा दर्ज ही उस वक्त होता है कि जब वहां पे बैठा हुआ किसी की आप जेब गर्म कर देते हैं। हम थाना कल्चर को तब्दील नहीं कर सके ना, इस हुकूमत को ये मान लेना चाहिए। मुझे समझ नहीं लगती क्यों इतनी हर धर्मी के साथ क्या देते हैं कि हम थाना कल्चर, यानी कि आप अभी भी बड़ों से पूछेंगे ना गवर्नमेंट के, हम थाना कल्चर को तब्दील कर रहे हैं, हम थाना कल्चर को हमने तब्दील कर दिया। कहीं तो दावे ये किए जाते हैं कि कर भी चुके हैं। खैर मनशियात सप्लाई करने की कोशिश नाकाम बनाई गई है। 1 किलो आइस और चर्च जो है वो भी बरामद की गई है। मोबाइल स्क्वाड की जानिब से कार्रवाई की गई है। व्हाट्सएप कैसे देखते हैं इस कार्रवाइयों को? ये एक जगह पे की गई है, शहर में तो बहुत सारी जगहों पर मनशियात सप्लाई हो रही हैं और खुलेआम लोग फरोख्त भी कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता कभी? ना आप यकीन करें, आप ये बात करिए, मुझे पिछले दिनों इत्तेफाक हुआ एक स्टूडेंट के साथ मोटर बाइक पे बैठ के घर जाने का। वो पार्ट टाइम जो है वो मोटर बाइक चलाता है। वो एक यूनिवर्सिटी का, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, वो वहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहा है, तालीम हासिल कर रहा है। आप बिलीव करें उसने जो कुछ बताया मैं आपको बता नहीं सकता। वो कहता है कि जी आइस पता नहीं उसने कौन कौन सी वो मनशियात का नाम और हमारी नौजवान नस्ल सबसे ज्यादा से तबाह हो रही है, सबसे ज्यादा। वो कहता है जी यूनिवर्सिटीज के अंदर तो ये इस तरीके से मिल रही है कि जिस तरह आप किसी भी शॉप पे जाके 100 रुपया दे के उसको कैंडीज का पैकेट के साथ। बट सबसे ज्यादा अफसोस इस चीज का है कि हर जगह पर सबको पता है कि नेटवर्क कहाँ कहाँ है, कौन कौन सप्लाई कर रहा है, कौन कौन खरीद रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे वो हम सड़कों पर निशानदेही करते रहते हैं, कोई इन लोगों तक हाथ ही नहीं डालता। अच्छा, छोटी छोटी मछलियों को ये हाथ डालते हैं, 1 किलो पकड़ ली, इतने ग्राम पकड़ ली। जो बड़े मगरमच्छ हैं, क्या अभी मैंने तो आज तक नहीं कोई स्टोरी देखी जी ऐसी अखबारात के अंदर, टीवी चैनल्स के अंदर, खुद जर्नलिस्ट हूँ, कि यार पुलिस ने किसी बड़े मगरमच्छ के ऊपर हाथ डाला हो, बड़ी वेल मछली के ऊपर समंदर के अंदर हाथ डाला हो, जिसको पकड़ा गया हो, जिससे मनशियात का पूरा, यानी कि ये एक पूरा नेटवर्क है। आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। इसके अंदर मैं हकीकत पसंद आदमी हूँ कि इसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको कम कर सकते हैं। आप उन लोगों को मंजर आम पर ला सकते हैं जो इसकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। मेरी जर्नलिज्म की लाइफ के अंदर तो मैंने नहीं देखा कि मैंने ये सुना हो कि मनशियात का बड़ा फलां मुजरिम गिरफ्तार कर लिया गया। अब जिस तरह व्हाट्सएप जिस टाइम से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तब वाकई थोड़ा मुश्किल भी था, तब ये चीजें इतनी आम नहीं थी। अब तो हर जगह पर ये चीजें आम हो गई हैं और सोशल मीडिया पर यकीन माने इस तरह के लोगों को हीरो बना के पेश किया जा रहा है। एग्जैक्टली, यानी कि देखें यूनिवर्सिटीज के अंदर तो ये बिल्कुल सिरायत कर चुका है, यानी कि हमारे बच्चे गैर महफूज हैं। ना सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि बहुत सारे स्कूल्स भी ऐसे हैं जहां पर इन चीजों की निशानदेही हुई है, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो पा रही हैं। तो अल्लाह ताला रहम करे। मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी तमाम पेरेंट्स से कि ज़रूर अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छे के ख्वाब देखें, लेकिन ये चीज़ें इस तरह से हमारे माशरे में सराहियत करती चली जा रही हैं कि बजाय हमारे नौजवान आगे बढ़े, मुल्क का नाम रोशन करें, नौजवान नस्ल तबाह इससे होती चली जा रही है। ब्रेक की तरफ जाना है और कुछ वापस आके बात करेंगे। इनकम टैक्स गोशवारों की डेडलाइन में सिर्फ 4 रोज बाकी हैं, सिस्टम ही ठीक नहीं होने पे आ रहा। इस पर बात करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख में सिर्फ 4 रोज़ बाकी हैं और हर रोज़ सिस्टम में खराबी की वजह से लोग भी परेशान हैं। बट सब क्या कहना चाहेंगे, सिस्टम में खराबी क्या बहुत ज़्यादा वर्किंग लोड की वजह से हो रही है? केड़े सिस्टम की तुसी गल करते पे? ऑब्वियसली टैक्स गोशवारे जमा कराने का जो सिस्टम। अच्छा, मैंने कहा शायद हुकूमत के सिस्टम की आप उस सिस्टम की तो आप बात ही छोड़ दें। बट क्यों? वो सिस्टम सारा ऑलरेडी जो है वो तबाह हो चुका हुआ है। ना करें, आप देखें, आप इस तरह की गुफ्तगू ना किया करें मेरे से भी। आप फिर इस अभी आपने सेहत की बात कर ली, तालीम की बात कर लें, आप ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, आप सहूलियात की बात कर लें, कुछ सही है तो बता दें, मैं कहती हूँ जी। अच्छा, मैंने गुफ्तगू की कोई इस किस्म की? नहीं, आपने कोई नहीं की, लेकिन अब हकीकत से तो हम नजरें नहीं चुरा सकते ना। देखें जब अच्छा चलें ऐसे ही सही चलें, मैंने की होगी। देखिए जब हुकूमत का सिस्टम के सिस्टम जब पठाई बैठे हैं तो फिर इनकम टैक्स का भट्टा तो बैठेगा ना। लाखों गोशवारे हैं जो जमा नहीं हो सके, फिर अब इस पे जिन लोगों ने अपने गोशवारे जमा कराने हैं उन बेचारों का क्या? आपने करवा दिए? लेकिन हाँ जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह करा दिए, लेकिन ये मुझे लगता है डेट एक्सटेंड हो जाएगी। बिल्कुल होगी। और अभी तक तो वो बड़ा इसके ऊपर कह रहे हैं जी कि हम नहीं करेंगे, लेकिन जब सिस्टम ये हर दफा ऐसे ही होता है, हर दफा ऐसे ही होता है कि आप कहते रहेंगे। इशू भी अपने एंड से ही है इनके। एग्जैक्टली, आप देखें ना। अच्छा, ये गवर्नमेंट बड़ा आईटी करती रही है, पता नहीं वो आईटी किथे चली गई है, मैंने तो समझ नहीं लगती पेगी। यानी कि आप जिस तरफ मर्जी घुस जाए पता लगता है कि इनका आईटी सिस्टम बैठ गया है, इनका फला सिस्टम बैठ गया है, उसके अंदर नादरा का सिस्टम बैठ जाता है सम टाइम, आईडी कार्ड नहीं बन पाते हैं। अच्छा, वो एक्साइज एंड टैक्सेशन की तरफ चले जाएं आप, वहाँ पे लोगों के वो जो इन्होंने कार्ड बना के देने थे, पता लगता है कि वो सिस्टम इनका खराब हो गया। ऑल्टरनेट भी नहीं है ना इनके पास कोई। अगर आप नादरा की बात कर लें, अगर आप पासपोर्ट ऑफिस की बात कर लें, यहाँ पर अगर सिस्टम खराब है, घंटों खराब रहता है, जो लोग बाहर के तारों में लगे रहते हैं उन बेचारों का कोई पुरसाने हाल ही नहीं होता। देखिए सिस्टम, फिर वही बात आ गई, मैंने सिस्टम ऊपर से जो लेके नीचे तक आप पाएंगे आपको सिस्टम खराब ही मिलेगा। खत्म कर दी है। बट देखिए ना, ऊपर से आए ना, ऊपर से आएंगे नीचे तक सिस्टम आपको खराब ही मिलेगा। इन सब का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होने वाला है, नया कोई सॉफ्टवेयर जो है इनको परचेज करना चाहिए। अब देखें अभी कोई 2 साल रह गए हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है या नहीं होता ये तो पता नहीं है, लेकिन ये बहरहाल ये 4 रोज़ जो है, इन्होंने 4 रोज़ बाकी रह गए, ये 4 रोज़ से बढ़ जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने नहीं गोशवारे जमा करवाए वो बेचारे करवा देंगे, मेरे जैसे जो है वो फंसे हुए हैं। अच्छा, इस जो गोशवारे जमा करवाते हैं ना, मैंने देखा है कि वो साढ़े वर्गे ही लोग है। हाँ, बड़े बड़े ताजिर या और प्राइम मिनिस्टर साहब तो सबसे रिक्वेस्ट करते हैं ना कि टैक्स पे करें। और देखिए आप प्राइम मिनिस्टर पे बात ना ले जाया करें, मैं क्या करूं, बट सब आ जाती है वहां पे। नहीं, आप ना ले जाया करें ना, नीचे ही रहा करें ना। देखो ना प्राइम मिनिस्टर नु ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ कोई अपनी चीज। चलें जी, जिन लोग के गोशवारे अभी रहते हैं वो थोड़ा सा वेट कर लें, घबराने की जरूरत नहीं है। ये मेरा घबराना वो वाला नहीं था, नहीं ये वही वाला है। नहीं, बट सब डेट बढ़ जाएगी, इसलिए असल में घबराने की जरूरत नहीं, डेट आगे हो जाएगी। अच्छा जी, खबर ये है एयरपोर्ट का बिजनेस बढ़ाने का मंसूबा है। मेडिकल, जनरल स्टोर, ज्वेलरी शॉप्स लीज पर दी जाएंगी। अच्छा खासा बिजनेस होने वाला है। बट साहब देखिए बिजनेस तो हर तरफ हो रहा है, फिर वही पे आ जाती है ना बात, एयरपोर्ट पे तो बिजनेस ऑलरेडी हो रहा है। अच्छा, बिजनेस आपने बढ़ाना तो किसी कोई किराए करूए घट कर दे हो, कोई साढ़े वर्गा भी बंदा है जहाज दे विच सफर आराम ना कर लेंदा। एड जेड़े हैगे ना वो किराए हैगे ने, लाहौर तो कराची, लाहौर तो इस्लामाबाद, तो हाले भी जो कहते हैं बिजनेस बनाना है, बनाए ज्वेलरी शॉप बना दें, मेडिकल जनरल स्टोर बनाना जी, मेडिकल और जनरल स्टोर दोनों बनाए। देखिए जी, बनाएं, जरूर बनाना चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं अब ख्याल आया। बिल्कुल, या पहले हैं, ऑलरेडी हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि अब ये कोई अच्छे बंदे को शायद लीज पर दी जाए। लेकिन उससे आप किस तरह से ये चीजें इंश्योर करेंगे कि चीजें महंगी नहीं होंगी? बट सब चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती तो सर एयरपोर्ट पर होती चीजें, मैं आपको किसने कहा वहाँ पे सस्ती चीजें मिलती हैं आपको? भाई जिस बंदे ने हज़ारों रुपया किराया खर्च के जाना है, तो आपका क्या ख्याल है वो एक पैनाडोल की गोली जो है, जो आम मार्केट के अंदर एक पत्ता जिनसा वो 30-40 रुपए का मिल जाता है, तो वहाँ से वो 200 रुपए का पता नहीं खरीद सकता। यानी वाकई अच्छा बिजनेस होने वाला है। देखिए ये बिजनेस हर तरफ होगा, ऊपर से लेकर देखे ना, फिर सुबह उस वक्त यही मेरी अड़ी, ऊपर से लेकर नीचे तक ये लीज पर भी जो दी जाएंगी ये किसी अच्छे वाले बंदे को दी जाएंगी, ताकि उसका भी बिजनेस 5 साल की लीज होगी और प्राइवेट शोबे से बजरिया टेंडर जो हैं वो तलब किए जाए। टेंडर हर जगह पे ही होते हैं, टेंडर हर जगह पे ही होते हैं, ये नहीं
देखें ना, कागजी कार्रवाई तो पूरी करनी है। अब उस टेंडर के दरमियान कोई अगर कड़मस वज जावे, कोई वो तो होता ही है बट सब, लेकिन ख्वाहिशमंद अफराद जो हैं उनको हम पूरी खबर बता दें जी। अगर आप इसमें ख्वाहिशमंद हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो 8 अक्टूबर सुबह 11 बजे तक दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। फैसला मुसाफिरों को मेडिकल की सहूलियात देने के लिए किया गया है। मेरे वर्गा जा सकता है? मैंने इसलिए डेट अनाउंस कर दी, आप ट्राई कर लीजिएगा। लेकिन ये मेडिकल की सहूलियात देने के लिए फैसला किया गया है, तो आई विश कि इस फैसले पर अमल भी हो जाए। बट साहब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने ब्रेक लेनी है, आप न्यूज़ हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद हम प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिलाना रहनुमा दाता की नगरी में उर्स हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की 3 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जारी है। कल बाकायदा रस्म चादर पोशी से इन तकरीबात का आगाज़ हुआ और कल शहर की अहम शख्सियात ने मज़ार शरीफ पर हाजिरी दी। अभी भी जौक दर जौक ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। आप सभी लोग जानते हैं 3 रोज़ा इन तकरीबात के सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का अहतमाम किया जाता है और जिनमें बहुत ज़्यादा स्पेशल दूध की वो सबील होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं और साथ ही साथ ये लोग जो कि यहाँ पर आते हैं, इनकी अलहदा से अकीदत और मोहब्बत का जो हम एक वो मंज़र देखते हैं, किस तरह से जो है मुख्तलिफ इलाकों से लोग चादरों की सूरत में इकट्ठे होकर ग्रुप्स की सूरत में आते हैं और वो चादरें चढ़ाई जाती हैं। तो ना सिर्फ लाहौर के बल्कि मुख्तलिफ शहरों से, दूर दराज से अकीदतमंद आते हैं, जौक दर जौक हाजिरी देते हैं। लंगर का वसी पैमाने पर इंतज़ाम किया जाता है, साथ ही साथ इंतज़ामिया की जानिब से कुछ स्पेशल इंतज़ाम किए जाते हैं। तो ये 3 रोज़ा उसकी तकरीबात का आज दूसरा रोज़ है। कोशिश करेंगे आपको जो है वो बराह रास्त मनाजर भी हम दिखा सकें, लेकिन आज ज़रूरी क्या अमल है कि जी हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात क्या थी और वो क्या दर्स देना चाहते थे। लाहौर को दाता की नगरी क्यों कहा जाता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। साहबजादा काशिफ महमूद साहब ने भी ज्वाइन किया है, जो कि वासिफ अली वासिफ साहब के साहबजादे में खुशामदीद करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कहना चाहेंगे? हम आज ख़ास तौर पर तालीमात शेयर करेंगे हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की, लेकिन कुछ हिस्ट्री, कुछ उनकी पर्सनालिटी और कुछ असल में जो वो पैगाम देना चाहते थे वो क्या था? दाता साहब का ताल्लुक तो गजनी से है जी, और वहाँ का एक छोटा सा मोहल्ला था हिजवेर, वहाँ के आप रहायशी थे और इब्तदाई तालीम वहीं पर बुज़ुर्गों से हासिल की, जैसे मदरसों से की जाती थी उस दौर में। और उसके बाद फिर आपकी जो तबीयत का जो शगफ था वो सारा रूहानी था। तो आपके कहते हैं कि पीर मुर्शद ख्वाब में तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि तुम्हें लाहौर का कुतुब बना दिया गया है और तुम वहाँ पे अब चले जाओ। तो दाता साहब फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में ही अपने मुर्शद से पूछा कि लाहौर में तो हज़रत हसन ज़ंजानी पहले से मौजूद है, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा। तो मुर्शद ने कहा कि तुम्हारे लिए हुक्म है कि अब लाहौर तुम्हारे हवाले है, तुम लाहौर चले जाओ। तो बाज़ लोग कहते हैं कि वो महमूद गज़नवी के साथ तशरीफ़ लाए, बाज़ बुज़ुर्ग कहते हैं कि किसी और वलीउल्लाह के साथ वो लाहौर तशरीफ़ लाए। तो कहते हैं लाहौर जब तशरीफ़ लाए तो दरिया के किनारे आते ही आपने पड़ाव किया और अगले दिन जब लाहौर शहर में दाखिल हुए तो देखा कि एक जनाजा जा रहा है। तो पता किया तो वो हज़रत हसन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा जा रहा था। अच्छा। तो फिर आपको पता चला कि मेरी यहाँ पर क्यों ड्यूटी लगाई गई है और उस हिकमत का उनको फिर अंदाज़ा हुआ कि मेरे पीर मुर्शद ने मुझे क्या कहा था। दाता साहब का जो गंज बख्शी है वो हमें जो समझाई गई है कि दाता साहब जो हैं वो ये पैसे वाले गंज बख्श नहीं मशहूर हुए हुए। आपकी गंज बख्शी जो है वो रूहानियत है, तसव्वुफ है, इरफान है, कुर्ब हक है और सबसे बड़ी बात इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप इसके जो है वो ख़जाने बांटते हैं लोगों में। और जैसे आपने अभी फरमाया ना कि ये इंतज़ामात हो रहे हैं, कुछ सेमिनार भी होंगे, महफिल होंगी, लंगर पकेंगे, मेले लगेंगे। और खूबसूरत चीज़ तो दाता की नगरी की ये है कि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इतना वसी पैमाने पर लंगर होता है कि कभी कोई दाता की नगरी में भूखा नहीं सो सकता। कोई मुसाफिर हो, कोई बेरोजगार हो, कोई गरीब हो, कोई फ़कीर हो, जिस किसी को भूख है
वो दाता की नगरी में अगर मौजूद है तो वो चला जाए जी दाता साहब, वहाँ से वो भूखा वापस नहीं लौटेगा। ये बात आपकी बजाय जी, दाता साहब पे 2400 घंटे सारा साल लंगर शरीफ चलता है, और लाहौर में अगर कोई किसी की पहचान वाला ना हो तो दाता साहब उसकी पहचान वाले ज़रूर होते हैं। वो वहाँ चला जाए, उसको पेट भर खाना भी मिलता है। वो कहते हैं कि दाता की गली काफ़ी गरीबों के लिए है, दाता के भी रोज़े पे है अनवारे मदीना। क्या खूब। तो वो वहाँ तो सारे जलवे ही उनके हैं। दाता साहब ने अपनी ज़िंदगी में जो बहुत सारे काम किए, एक तो आपकी तसानीफ फ़ारसी में है ज़्यादातर, कश्फुल महजूब जो है वो भी फ़ारसी में है। इसके अलावा भी आपकी कुछ और किताबें थीं। दादा साहब ने खुद कश्फुल महजूब में फरमाया कि एक मेरा शायरी का नुस्खा था, एक मुरीद ले गया कि इसको हम छापते हैं, और वो मुरीद ने अपने नाम से बाद में छपवा लिया। अच्छा। और इसी तरह से कश्फुल महजूब जैसी एक फ़िक्रों की किताब थी, वो भी आपके पास से कोई ले गया, और वो फिर इसलिए फिर आपने जब कश्फुल महजूब लिखी तो उसके बीच में आपने गाहे गाहे अपना जिक्र किया कि मैं अली बिन उस्मान, आपका नाम अली और आपके वालिद का नाम उस्मान, और अबुल फजल आपकी कुन्नियत, अबुल हसन आपकी कुन्नियत। तो ये आपके साथ आपने जगह जगह अपने नाम की मंसूबियत रखी कि ये मेरा हक भी है, और ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि मेरे कलाम की ऑथेंटिसिटी मेरे हवाले से रहे। सही। कि जो बातें वो उन्होंने उसमें लिखी, अपने कई उन्होंने वाक़यात लिखे कि मैं किन किन नुक्तों पे फंस जाता था, मैं क्या किया करता था, कैसे मैं रूहानी तवज्जो हासिल किया करता था। और वो नुक्ते जो हैं वो अब हमें बड़ी ज़रूरत है कि दाता साहब को ज़रा आसान ज़ुबान में बच्चों तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, दाता साहब ने ना इल्म के ऊपर और अमल के ऊपर बहुत फोकस करवाया। आपने कहा कि बेइल्म इंसान ऐसा है जैसे चक्की के साथ बंधा हुआ गधा, कि जो घूमता रहता है, चक्की चलाता रहता है और वो कहीं पर भी नहीं पहुंचता। बेइल्म इंसान ऐसा है, कोई मंजिल ही नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। और फिर आपने कहा कि अगर इल्म वाला है और अमल वाला नहीं है तो फिर भी वो फजूल आदमी है। बिल्कुल। तो हमने कहा कि ये दोनों चीजों के साथ इल्म वाला हो, और ये क्या खूब बातें हैं कि किसी भी दौर में इन बातों की अहमियत खत्म नहीं होती है, हो ही नहीं सकती जी, बिल्कुल नहीं। और ये असल जो है असास है इस्लाम की, इल्म हासिल करना, उसको अमल में लेकर आना। दादा साहब कहा करते थे कि देखो अगर नमाज पढ़नी है तो तुम्हें इल्म होना चाहिए कि तुम्हारे वजू तुमने कैसा करना है, तुम्हारी रकतें कौन सी हैं, तुम्हारी नमाज कौन सी है, किबला रुख किधर है। ये इल्म होगा तो फिर तुम उसके बाद वो नमाज अमल में लेके आओगे। अगर तुम्हें इल्म नहीं होगा तो तुम्हारा अमल वो मकबूल नहीं होगा। यानी कि नमाज अपने पूरे तौर तरीकों से और अपने फ़राइज़ के साथ ना पढ़ी जाए तो इबादत तो कहलाएगी, नमाज नहीं कहलाएगी। तो इसलिए कि आपने कहते थे कि इल्म और अमल, ये दो चीज़ें मिला के जो है ना आप ज़िंदगी को लेके चलें तो फिर बात बनेगी। ये मुसलमानों की ना ये असास जो हम छोड़ते जा रहे हैं ना, हम दाता साहब की करामात, बहुत करामात है, लेकिन दाता साहब की करामात जितनी मशहूर हैं, दाता साहब के फरमुदात उतने मशहूर नहीं हो रहे। मैं ये कहता हूँ कि ये आपकी जो तालीम है, असल तालीम जो है वो आम सतही लोगों के लिए है, आम इंसानों के लिए है कि वो इस पर चल के अपने जहन की। आपने बताया कि मैं एक किसी उलझन में फंसा हुआ था तो मैं एक आस्थाने पर चला गया। वहाँ गया तो कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये कोई अनजान सा आदमी है, और कहते मेरे कपड़े भी ज़रा कुछ पुराने हो गए हुए थे दिनों के, तो मैं फ़कीराना हालत में था। तो वहाँ पे जब मैं बैठा था तो वो जो लोग थे उन्होंने मुझे बहुत हिकारत से देखा, और वो खाना खा रहे थे और खरबूजे के छिलके जो हैं वो मेरी तरफ फेंक रहे थे। अच्छा। एक रोटी फेंकी जो कि बिल्कुल ख़राब होके हरी हो गई थी। तो मैं इस सलूक से बड़ा परेशान हुआ। कहते लेकिन मेरा वो नुक्ता खुल गया वहाँ पे जाने से। कहते मेरा सवाल ये था कि इन आस्थानों में ये तारीकी क्यों होती है, कि ऐसे लोग आस्थानों के साथ क्यों मंसूब होते हैं जो उस आस्थाने की जो असल जो असास है उसके साथ मुंसलिक नहीं है। तो आपने कहा ये नुक्ता मेरा ऐसे खुला कि ये एक दरमियान में हर्डल होती है जिसको पार करने के बाद आपको जो है वो तरीका मिलता है। ये कच्चे लोगों का खेल नहीं है, ये इसमें आपको लाजमी तौर पर मुश्किलात मिलेंगे। अल्लाह का रास्ता है, आसान नहीं है। अल्लाह का रास्ते के लिए एतमाद और ईमान का होना बहुत ज़रूरी है। और वो दाता साहब गाहे गाहे अपनी तालीमात में ये इसका जिक्र किया करते थे। शहर लाहौर दाता की नगरी के नाम से मशहूर है, इसकी कोई ख़ास वजह? देखिए जी, दाता साहब
जब आपके पीर मुर्शिद ने कहा ना कि लाहौर को आपके हवाले किया गया और आपको कुतुब बना के वहाँ भेजा जा रहा है। कुतुब एक समझ लो एक मीनार होता है और वो खड़ा होता है, जैसे लाइट हाउस होता है ना जी, एक जहाज़ों के लिए कि रोशनी दे रहा होता है और वो वहाँ खड़ा होता है और उससे लाइट से पूरा इलाका रोशन हो रहा है। इस तरह से कुतुब एक लाइट हाउस होता है अपने एरिया का, और उस लाइट हाउस से जो है ना वो लाइट चल रही होती है सारी की सारी। और रामे साहब, हनीफ रामे साहब मरहूम फरमाया करते थे, आप कहते थे कि ऐसे लोग जो हैं ये आते नहीं है, भेजे जाते हैं। तो ये दाता की नगरी जो है, यहाँ पर तो जितने औलिया अल्लाह उसके बाद है, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अल्लाह रहमा यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये शेर कहा कि गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। और ये शेर पहले कुछ इस तरह कहा कि गंज बख्शे हर दो आलम मज़हर नूर खुदा। तो लोगों ने कहा कि हुजूर ये वाला जो टाइटल है हर दो आलम वाला, ये तो सरकार दो आलम का टाइटल है, तो इसमें थोड़ी सी आप रियायत करें। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर इसको ऐसे कर लो कि गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा। लेकिन वो जानते थे कि ये जो औलिया अल्लाह होते हैं इनकी रेंज दुनियावी लोगों के लिए भी होती है और उस दुनिया के बाहर की जो मखलूक़ात होती है उनके लिए भी होती है रेंज। तो ये शेर उस वक्त उन्होंने कहा जब वो यहाँ पे चिल्ला काटने के लिए आए, और दाता साहब के बिल्कुल पाँव मुबारक के पास उनकी चिल्लागाह भी आज बनी हुई है। और जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल्लाह रहमा का उर्स मुबारक होता है तो यहाँ चिल्लागाह पर भी उनका जो है वो बहुत रश होता है, बड़े देखने। ये सारे अकीदतों के सफ़र हैं, ये गुलिस्तान तरीक़त है। यहाँ पे लोग निशात रूह के लिए जो है ना वो फूल चुनने के लिए आते हैं और अपने दिल की जो है ना वो दुनिया बसाने के लिए आते हैं। ये अल्लाह का रास्ता है, ये अल्लाह के रास्ते का एक चिराग है। ये सरकार वायसा फरमाया करते थे कि ये जो आस्ताने हैं, ये आस्ताने नहीं, ये माइलस्टोन्स हैं, ताकि आपको पता चले कि आप राह हक पे जा रहे हैं। जो मज़ारों पे अक्सर पाए जाते हैं, जो अक्सर औलिया अल्लाह की सोबत में पाए जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये अल्लाह की राह के मुसाफिर हैं। तो दाता साहब के पास जो लोग जाते हैं वो एक इंतज़ामी अमूर तो चल रहे हैं, लंगर पक रहे हैं, कतलमे बन रहे हैं, मेले लग रहे हैं, चूड़ियाँ बिक रही हैं, लेकिन एक बातनी दुनिया भी वहाँ पे चल रही होती है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कि वहाँ पर जो है वो लोग दाता साहब से मिलने के लिए भी आते हैं। रखने वाले लोग उस फीलिंग को महसूस भी करते हैं, बल्कि उसमें खो से चले जाते हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और मजीद भी हम यहाँ से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे जोड़ेंगे। मुझे ब्रेक का काजिन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी हमारे मेहमान आप जिक्र कर रहे थे कि वासिफ अली वासिफ साहब की भी एक जो तहरीर है वहाँ पर दाता दरबार में उनकी कलमबंद की गई है। जी हाँ, सरकार वासिफ साहब की बहुत अकीदत थी और मुझे याद है मैं बचपन में रश से बहुत घबराता था। अच्छा। तो दाता साहब का उर्स आया तो वासिफ साहब मेरे वालिद साहब मुझे लेके गए, तो मैं वहाँ पे मेले थे उस वक्त, उस टाइम तो बिल्कुल ही मुनफरिद समा था। उस वक्त और था जी, उस तरह प्रॉपर मेले का सा समा बनाया जाता था। तो उस वक्त भी ना वो वहाँ पर वो लकी रानी सर्कस और इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, अब आजकल नहीं होती। तो मैं थोड़ा घबराया ना, तो आपने मुझे ना कंधों पे बिठा लिया। अच्छा। और मैं फिर वो ऊपर से सारा उर्स मुबारक देख रहा था। अब ये था कि मैं दाता साहब से बहुत मुतारिफ नहीं था, लेकिन ये मुझे पता था कि मेरे वालिद की मोहब्बत यहाँ पर है, कि सरकार वालिद साहब ने फजर की नमाज जो है वो रात को चले जाना, तहज्जुद वहाँ अदा करनी, और फजर की नमाज के बाद फिर आपने दाता साहब से, और ये आपका एक मामूल रोज़ का एक मुद्दत रहा है। नाभा रोड पे आपका कॉलेज हुआ करता था, वहाँ से आप अक्सर पैदल या बाइक पे आप चले जाते थे, और रात की सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों आप तहज्जुद के टाइम पे वहाँ होते थे और नमाज फजर की पढ़ के आप वापस आते थे, अपने कारोबार को शुरू करते। तो आपने बहुत सारी ढेर सारी दाता साहब के हवाले से मनकबत भी की हैं। अपनी गुफ्तगू में गाहे गाहे दाता साहब का हवाला दिया कि आप लोग जाया करो, आप लोग जाके गुफ्तगू किया करो, आप वहाँ पे ऐसे जाके बात किया करो जैसे आप अपने माँ बाप से बात करते हो। तो ये एक जो हवाला था ना कि आप इन जगहों को ओन करें, ये नूर के मीनार है।
तो आपने उस वक्त मुझे याद है एक मनकबत लिखी थी, सरकार के पास ना नुसरत फ़तेह अली खान पढ़ा करते थे। तो एक दिन खान साहब के जो वालिद थे फ़तेह अली खान साहब, वो आए, उन्होंने कहा जी आपने इनको समझाएं नुसरत को, ये कवाली नहीं करता। तो आपने पूछा कि भाई क्यों कवाली नहीं करते? तो उसने कहा कि जी मेरी ना आवाज़ बहुत बारीक है। खान साहब की आवाज़ बारीक थी ना बहुत, तो मेरी आवाज़ बहुत बारीक है और कवालों के गले बहुत बड़े बड़े, तो मुझे शर्म आती है। आपने कहा अच्छा। आपने फिर एक मनकबत लिखी और कहा कि तुम इसको तैयार करो, दाता साहब का उर्स आ रहा है और तुमने उस पर पेश करना है। वो मनकबत थी कि दाता के ग़ुलामों को अब ईद मनाने दो, सरकार ने आना है महफिल को सजाने दो। तो वो उसने वहाँ पे पढ़ी जाके नुसरत फ़तेह अली, और उस रात को वो 2 बोरियां भर के तो सरकार भाई साहब के पास वो आया कि ये, तो आपने ऊपर से 2 नोट उठाए, कहा जाओ शाबाश अब तुम्हारा काम शुरू हो गया। तो ये दुआ मैं समझता हूँ कि बुज़ुर्गों की दुआ के साथ बड़े मामलात होते हैं और चलते हैं। एक आपकी बड़ी खूबसूरत आपकी मनकबत है दाता हुजूर के हवाले से, और उस मनकबत को ये एज़ाज़ हासिल है कि वो जो दाता साहब दरबार है उसके ऊपर एक 5 फुट की बहुत बड़ी स्लैब एक बनी हुई है और उसके साथ वो चस्पा हुई हुई है। जी हाँ, मैं उसके कुछ अशार आपको, लंबी है ज़रा सुनाता हूँ जी। अस्सलाम सैयदे हजवेर कुतुबुल औलिया, अस्सलाम मरकज़े तौहीद अनवारे इला, सितवते इल्मुल यकीनो शौकते दीने मुबी, रहबरे अकलीम इरफान मोहम्मद मुस्तफ़ा, ए शहे बतहा के नूरो काशिफ़े राज़े खफ़ी, शारे शाने विलायत नूर चश्मे मुर्तज़ा, करने अव्वल में तेरा रुख सुबह अव्वल की नमूद, महरो माहे आरफाने हिंद के सदरुल उला, गौहरे नायाब तू है मौजे बहरे नूर हक, हक पनाओ हक नगर हक गो हकीकत आशना, खित्ते लाहौर में सरबस्ता राज़े ला इला, सरजमीन शौक मस्ती में बहारों की फिजा। आस्तां तेरा है गोया एक निशाने दीने हक, तेरे दर पर झुक गया जो पा गया राहे खुदा, दिल्लियो अजमेर में गूंजी सदाए गंज बख्श, तेरा फैजाने नजर कतरे को दरिया कर गया, गंज बख्शी है तेरी मशहूर दाता गंज बख्श, गाहे गाहे यक निगाहे बर फकीरे बेनवा, वासिफे मिस्कीन च गोयद ई मकामे हैरत अस्त, ख्वाजा एमन किबला एमन गुफ्त कोले हक बजा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। ये आपकी मनकबत जो है वहाँ पर आवेज़ा है, और इसके अलावा भी आपके बहुत सारे और भी कलाम हैं, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया वो दाता के ग़ुलामों को अब ईद मनाने दो, वो फिर राहत फ़तेह अली खान ने भी पढ़ी बाद में, और वो उनकी पहली ऑडियो कैसेट जो नुसरत फ़तेह अली खान की EMI की मुझे याद है वो रिकॉर्डेड थी, और उसमें पहला कलाम फिर यही वाला था। और फिर उनका फिर एक सिलसिला वाजिद साहब से खान साहब का रहा। तो लेकिन दाता साहब की जो मोहब्बत थी और जो कशफुल महजूब के बहुत सारे वाक़यात थे वो मैंने सरकार वाजिद साहब से सुन रखे थे। मैं चाहूँगी कि कुछ ख़ास वाक़यात जिन पे आप रोशनी डालना चाहें, जो आज के वक्त के हिसाब से जो तालीमात आज हमें नौजवानों को देने की ज़रूरत है। दाता साहब ने एक जगह फरमाया है कि 10 चीज़ें 10 चीज़ों को खा जाती हैं। आपने फरमाया कि तौबा गुनाहों को खा जाती है, झूठ रिज़्क़ को खा जाता है, ग़ीबत नेक आमाल को खा जाती है, गम उम्र को खा जाता है, और सदका बलाओं को खा जाता है, गुस्सा आपके मुस्तकबिल को खा जाता है, और परेशानी सखावत को खा जाती है, तकब्बर इल्म को खा जाता है, और नेकी बदी को खा जाती है, और अदल जुल्म को खा जाता है। क्या ये सारी, अब ये देखिए ये तालीमात हैं, ये आज के लोगों के लिए हैं कि ये आपने किन चीज़ों से बचना है। कि असल हमारी तालीम का जो असल कोर है ना जी, वो ये है कि एक अच्छा इंसान बने। सबसे पहले हम कहते हैं जी अच्छा स्कूल चले गए, अच्छी यूनिवर्सिटी चले गए, अच्छी तालीम हासिल कर ली तो भाई आपने पूरी दुनिया का इल्म हासिल कर लिया, लेकिन अच्छा क्या है कि आपने अपने अंदर अपने नफ्स को अच्छा बनाया। जी हाँ, और ये तालीमात है दाता साहब की। ये मैं कहता हूँ कि इन तालीमात को ना थोड़ा आसान ज़ुबान में बच्चों को पढ़ाएं,
क्यों नहीं पढ़ाते भाई, ये इतनी काम की आपके पास आपका असासा मौजूद है, आपके पास ये बहुत बड़ी मीरास है और इस मीरास को आगे मुंतकिल करना बहुत ज़रूरी है। हम दाता साहब बच्चों से तो आशना करा देते हैं कि हमारी मोहब्बत है यहाँ पे, ये भी बताना चाहिए मोहब्बत क्यों है, दाता साहब कौन है, कहाँ से आए हैं, उनका इस कंट्रीब्यूशन क्या है इस्लाम के लिए। यहाँ पर आने के अब जैसे बहुत मशहूर आपका एक वाक़या है वो राय राजू जोगी का, कि ये जो दूध की सबील जहाँ से शुरू हुई कि जब दाता साहब यहाँ तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर वो एक था राय राजू जोगी था और जादू भी जानता था। तो यहाँ के जितने गवाले थे वो अपना दूध जोगी को दे के आते थे। तो एक दिन दाता साहब ने कहा कि ये दूध लेके जा रही, दूध तो मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है। तो वो खातून ने कहा कि ये तो जोगी के लिए है और मैंने ना दिया तो हमारी भैंसें दूध देना बंद कर देती हैं, बल्कि उनके थनों से खून आना शुरू हो जाता है। तो दादा साहब ने कहा कि आज मुझे दे जाओ, तुम्हारी भैंसों को कुछ भी नहीं होगा। तो वो औरत ने दूध दे दिया और वो चली गई, और जाके जब उसने भैंसों को धोया तो भैंसों ने पहले से ज़्यादा दूध देना शुरू कर दिया, और ये बात आहिस्ता आहिस्ता फिर मशहूर होनी शुरू हो गई। कहते हैं कि फिर वो राय राजू जोगी जो था ना, वो आया और कहा कि भाई आपने मेरा दूध तो बंद कर दिया है, तो अपनी को करामत दिखाएं। उन्होंने कहा जी मैं तो फकीर आदमी हूँ, क्या करामत दिखाऊं, आप दिखा दो करामत। तो वो कहते हैं कि हवा में उड़ने लगा। तो दाता साहब ने खड़ाऊं वो जो लकड़ी की जूती जो थी वो पहनते थे, आपने हुक्म दिया अपनी जूतियों को कि इसको बुलाओ नीचे। तो कहते हैं वो उसको इतने जूते पड़े कि वो नीचे आ गया, और फिर आकर तो उसने आपके हाथ पे बैत की, इस्लाम कबूल किया, और फिर उनका नाम हज़रत शेख हिंदी रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम हुआ। वो फिर सारी ज़िंदगी सरकार दाता हुजूर के फिर ग़ुलाम रहे, उनकी खिदमत करते रहे। और दाता साहब की मज़ार शरीफ के बिल्कुल साथ जो है ना जी, वो हज़रत शेख हिंदी का मज़ार है, कब्र मुबारक है वहाँ पर, और उनको ये सादत हासिल हुई कि सारी ज़िंदगी खिदमत का, कि वो आज दाता साहब पे जो जाते हैं वो हज़रत शेख हिंदी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पे भी जाकर और दूध की सबील असल में क्यों लगाई जाती थी, ये जिनको नहीं पता था उनके साथ आपने शेयर। जी हाँ, ये दूध वाले जो हैं बहुत मानते हैं जी, दाता साहब के इस फैज़ को मानते हैं कि हम यहाँ पे, और ये वाहिद जगह है जहाँ पे दूध वाले पानी नहीं डालते। खालिस दूध अगर किसी को पीना, वाकई कहा जाता है कि खालिस दूध अगर किसी को पीना है तो वो उसके मौके पर ज़रूर वहाँ पर जाए, क्योंकि वाकई वहाँ पर खालिस दूध मिलता है। जी बिल्कुल सही बात है जी, बेशक वहाँ पे खालिस। अच्छा जी, अब हमने जो ज़ायरीन की अकीदत और मोहब्बत का जो एक नया सा हमने अंदाज़ देखा है, वक्त ज़माना बदलता जा रहा है, चीज़ें बदलती जा रही हैं, लेकिन जिस कदर हम ज़ायरीन को देख रहे हैं, वो अकीदत, वो मोहब्बत जो शुरू से हमने बड़ों में देखी, अब वो ज़्यादा बढ़ के निकल रही है, जबकि ज़माने के तकाजे बड़े चेंज हो चुके हैं। इन चीज़ों में तब्दीली क्यों नहीं आई है? ये असल में देखिए, जैसे जैसे सोशल मीडिया ग्रो कर रहा है, मीडिया ग्रो कर रहा है, लोगों के रुझानात और तरफ भी होते जा रहे हैं, लेकिन जो असल जो लोग हैं वो भी क्वांटिटी में उसी तरह से ज़्यादा होते जा रहे हैं। अगर बुराई के लोग बढ़ते जा रहे हैं तो नेकी के लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। आप लाहौर में अगर ढूंढने निकले तो मज़ारों पे जाने वाले लाखों लोग निकलेंगे, और अदर एक्टिविटीज़ में जाने वाले भी लाखों लोग निकलेंगे। तो ये होना है एक टाइम पे कि बुजुर्गों की तालीमात ने आगे आना है, और ये जो ज़ाहिरी झूठी लिबादा जो पहन रखा है ना लोगों ने, ये उतरना है, असल इस्लाम की शक्ल ने आना है, और वो नाफिज हो के रहेगा। ये तकदीर है, ये पाकिस्तान की डेस्टिनी है कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान के पास ये पावर इंशाल्लाह होगी कि वो इसकी जो है ना फैसले, वो दुनिया के फैसले पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हुआ करेंगे, और लोगों की मोहब्बत अकीदत से हम इस चीज़ का अंदाज़ा भी कर सकते हैं कि जिस तरह के मैंने जिक्र किया कि हमने ज़माने के तकाज़े बहुत बदलते देखे, लेकिन आज भी बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद भी जोक तर जोक लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। लंगर का अगर हम देख लें तो वो जो खुसूसी इंतज़ाम है, अकीदतमंदों की मोहब्बत का इजहार होता है, ये भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और फिर ना सिर्फ दरबार शरीफ पर, लोग अपने घरों में भी ये तमाम स्पेशल करा रहे हैं। तो ये एक मोहब्बत और अकीदत का इजहार का तरीका होता है कि जो आप जो है अपने मोहब्बत का इजहार करते हैं। अच्छा, एक रिवायत शुरू से हमने देखी कि वो मुख्तलिफ इलाकों से टोलियों की सूरत में लोग जाते हैं जी, वो चादर लेके जाते हैं, चादर पोशी पे चादर लेके जाते हैं, अपनी अकीदतों का इजहार करने के लिए जाते हैं।
और ये चादर जो है एक रवायत है कि ये आपका जो है लिबास मुबारक के तौर पे लेके जाते हैं, आपकी कब्र के लिबास के तौर पर। तो ये अपनी अकीदत के तौर पे जाते हैं, चादर ले जाएं तो ठीक, ना ले जाएं तो भी ठीक, सिद्ध के दिल से जो है वो कनेक्ट करें, इस पूरे शोबे को कनेक्ट करेंगे, रूहानियत के शोबे को। देखिए ये रूहानियत का शोबा जो है, ये जो इरफान है, ये इस्लाम की बड़ी ताकत है। ये मोहब्बत पहुंचाने की कोशिश की जाती है जी, क्या ये पहुंचती भी है? बहुत सारे लोग इस पे भी सवालात करते हैं। जी होती, बिल्कुल होगी जी। अकीदत पहुंचती है, दिल अज दिल खेजत बर दिल रेजत, दिल से निकलती है तो असर रखती है, दिल तक ज़रूर पहुंचती है। जो लोग हकीकी मानों में दाता साहब के फॉलोअर हैं, देखिए उर्स है, सेलिब्रेशन 3 दिन का सेलिब्रेशन है। ये 3 दिन के बाद ये वाला मेला नहीं रहेगा, लेकिन दाता साहब का मेला बंद नहीं होता। आप जब भी चले जाएं, दिन रात आपको रोशनियां, वो कहते हैं कि याद वाले के लिए जो ना हर वक्त मेला है, वो दाता साहब कभी बंद नहीं होते हैं, उसके लिए वो याद का पहलू हर वक्त मौजूद है। बात यह कि दाता साहब से उनसी, जो आपकी उनसियत है, जो आपकी मोहब्बत है, उसका तकाजा ये भी है कि दाता साहब की कही भी कुछ बातों को आप जिंदगी में दाखिल तो करें। बिल्कुल आपने सही कहा, उसको अपनी जिंदगी पे इम्प्लीमेंट करके दिखाएं आप चीजें। अब वो कहते हैं मोहब्बत तो जरूर है, तो लेकिन इत्तबा भी तो बहुत जरूरी है। तो दाता साहब जो थे ना, वो फरमाते थे कि देखें 3 जो है शरीयत की बातें हैं। नंबर 1 बात किताब, अल्लाह की किताब कुरान। दूसरी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा, वो जो कह रहे हैं सुन्नत रसूल उसको कहते हैं। और तीसरी बात वो कहा करते हैं इजमाए उम्मत, कि जो उम्मत इकट्ठे तौर पे फैसला कर ले, वो उसको भी आप दाता साहब बहुत पसंद फरमाते थे। और इस तरह से आप हकीकत की दुनिया के 3 पॉइंट्स आपने बताए। पहला पॉइंट आपने बताया कि अल्लाह को, वहदानियत को मानना कि अल्लाह एक है, और दूसरा अल्लाह ताला के फैसलों को अपनी ज़िंदगी में मानना कि उसकी जो सिफतें हैं अल्लाह ताला की, वो आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे काम कर रही हैं। और तीसरी बात जो दादा फरमाया करते थे रूहानियत की, कि अल्लाह की हिकमत को भी जानना। हम जब कह देते हैं ना कि ओहो ये ऐसा हो गया, कोई अल्लाह की हिकमत होगी, तो दादा साहब कहते हैं कि ये आप पर फ़र्ज़ है कि उस हिकमत को ढूंढें कि वो हिकमत क्या होगी अल्लाह ताला की। अगर आप अल्लाह के दोस्त हैं और अल्लाह के रास्ते पे आप चल रहे हैं, उस हिकमत को भी ढूंढना जो है ना, ये मुसलमान की मेरास है कि हिकमत अल्लाह ताला की को अपनी ज़िंदगी में महसूस करना, एक मानना, उसकी सिफात को मानना और उसके फैसलों की हिकमत को जानना। और दूसरी तरफ शरीयत में क्या है कि किताब मानना, सरकार दो आलम की इत्तबा करना, और तीसरे नंबर पे इजमाए उम्मत को जो है दाता साहब बहुत कहते थे कि मुसलमान, इस्लाम जो है ना, वो सिर्फ शरीयत ही नहीं है, मुसलमानों के मुत्तफिका फैसले का नाम भी है। अगर सारी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे होकर एक फैसला कर लें कि हमने ये काम करना है, तो वो चीज़ इस्लाम में दाखिल हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये दाता साहब इस फोर्स को समझते थे कि मुसलमानों की फोर्स इस कदर ये अहम है कि ये फैसला कर लेगी ना जिस दिन, उस दिन मामला ठीक हो जाएंगे, मामला ठीक हो जाएंगे। और ऐसा है भी कि आप जब तहे दिल से एक फैसला कर लेते हैं और आपकी इंटेंशंस ऐसी होती हैं कि आपने इसको पूरा करना है, फिर आप उस पर करके भी अमल दरामद दिखाते हैं। जी बिल्कुल सही फरमाया। तो ये वो तालीमात हैं जिनका मेरे ख्याल से आज के वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये तालीमात किसी दौर की नहीं है, ये हर दौर में जब भी आप अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालें, तो कहीं ना कहीं ये एक रोशन आपको रास्ता दे देती है। और हम समटाइम बड़ा होता है कि आप परेशान बैठे हों, कुछ समझ ना आ रहा हो, और ऐसी कुछ तहरीर आपके सामने से गुजर जाए, तो वो आपको एक सुकून सा दे देती है। देखिए ये जगह ऐसी है, दाता साहब का आस्थाना रहमत है। बिल्कुल। जहाँ पे वलीउल्लाह है, वहाँ उस जगह पर रहमत है। जहाँ पे इतना कुरान पढ़ा जाता हो, जहाँ पे इतना दुरूद शरीफ पढ़ा जाता हो, वज़ाइफ पढ़े जाते हो, दिन रात वहाँ पे पढ़ा जाता है, ऐसी जगह पे अल्लाह की रहमत क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? तो जब आप अपने ख्यालात में भरे हुए, परेशानियों से भरे हुए, जब आप ऐसी जगहों पर जाते हैं ना, तो आपको एक रूहानी तौर पे सुकून मिलता है। लोगों से ये बात सुन भी रखी है कि जब भी वो परेशान होते हैं तो वो दाता साहब चले जाते हैं, और वहाँ जाके आपको एक सुकून सा जो है अलहदा से मैसर आता है। देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? देखने वालों को मैसेज ये देना चाहेंगे कि दाता साहब की कश्फुल महजूब को ज़रूर पढ़ें, और उसका तरीका भी दाता साहब ने बताया
कि उस किताब को अपने ऊपर नज़ूल करवाने के लिए दाता साहब जाएं और उनसे कहें कि जी ये मुझे इजाज़त दें कि मैं इस किताब को पढूं ताकि ये किताब मुझ पर खुले। अच्छा, ये रूहानी किताबें ना आम किताबें नहीं है ये। जैसे कुरान के बारे में कहा जाता है कि कुरान इतना शर्मीला है कि किसी गैर महरम के सामने खुलता नहीं है, ये कुरान के बारे में कहा जाता है। तो जब औलिया अल्लाह की कोई बात होती है ना तो कहते हैं कि ये इसके लिए साहिब किताब से रुजू होना जरूरी है। तो साहिब किताब की मोहब्बत आपके दिल में हो, पहले हासिल करें तो फिर आप उनको पूछें कि मेरे लिए क्या हुक्म है, कि आज के दौर में मैंने चलना है, बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है, तनख्वाह थोड़ी है, काम बहुत ज्यादा है हमारे, तो बीवी बच्चे भी पालने हैं, इसमें रूहानियत कहाँ से आएगी हमारे पास, तो हमारे को हल निकाले। तो कहते हैं कि फिर वो आवाज भी आती है और आपको हल भी मिलता है, और ये असल और सच्चा रास्ता है। जिसको वो आवाज आ जाती है उसके फिर सारे बिगड़े काम बनना भी शुरू हो जाते हैं। बस ये और ये बहुत सारे लोग खुद इस चीज को जो है वो एडमिट करते भी हमने देखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो ख़ास तौर पर क्योंकि उस तकरीबात का सिलसिला जारी है, जहाँ जैसे वहाँ पर महफ़िल का एहतमाम हो रहा है, इस वक्त समा हॉल में महफ़िल समा का सिलसिला जारी है, तो हमने कोशिश की कि चलें जी हम भी कुछ समा बांधे और कोई कलाम, कोई मनकबत हमारे मेहमान जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हों और आपके साथ शेयर करें। और अकीदत और मोहब्बत का हर किसी का अपना अंदाज़ होता है, तो आपके साथ एक नया अंदाज़ हम शेयर करने की कोशिश करें। मुदस्सिर हमदानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का। अच्छा, मोहब्बत और अकीदत के इजहार की जहाँ हम बात कर रहे हैं वहाँ पर हर किसी का एक अपना अंदाज़ होता है। ये कलाम, ये मनकबत एक इजहार का तरीका होती है। क्या आपकी उस टाइम फीलिंग्स, क्या उस टाइम महसूस करते हैं जब ये कलाम पेश किया जा रहा होता है? ये अल्लाह के वली हज़रत फैज़ आलम दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह या किसी भी वली मोहतरम की बारगाह में जो कलाम पेश किया जाता है उसको मनकबत कहते हैं। तो उनसे मोहब्बत का ये इजहार है। तो जब अल्लाह के वली से मोहब्बत हो और उनका कलाम ऊपर वारिद करके पढ़ा जाए तो उसकी कैफियत ही दुबाला हो जाती है। बिल्कुल, और बंदा बिल्कुल ही अपने आप को एक दूसरे से माहौल में गया हुआ महसूस करता है। तो जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि उस तकरीबात के सिलसिले में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, तो यहाँ हमने भी एक कोशिश की है कि महफिल एक सजाएं और आपके साथ जो है वो मनकबत हमारे मेहमान शेयर करेंगे। जी सर। और दाता की नगरी में रौनकें हम देख भी रहे हैं जो नज़र आ रही हैं। तो अभी हमारे पास वक्त कम है, मैं चाहूँगी जाते जाते आप ज़रूर हमें कलाम भी सुना दें गंज बख्श फैज़ आलम। बहुत सारे लोग इसको पसंद भी करते हैं और फिर आपकी आवाज़ में तो बहुत सारे लोग सुनना भी चाहते हैं।